पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान और शियाओ के बीच फाइट शुरू होने वाली थी, जिस वजह से वो दोनों बैटल अरीना में आ गए होते हैं। तब वहां आने के बाद शियाओ वहां पर अपनी एक खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसे उसने पिछले 7 दिनों में सीखा था। और इस टेक्निक का नाम थर्ड लेवल कॉम्बैट स्किल होता है, जो कि काफी पावरफुल मानी जाती है। तब उसकी इतनी खतरनाक टेक्निक को देखकर किन्मू के फादर जुयान को ये फाइट रोक देने कहते हैं, लेकिन वो फाइट नहीं रोकता। तभी वहां पर कोई दूसरा इंसान आता है जो किन्मू के फादर से कहता है, आप फाइट नहीं रोक सकते, इसलिए मैं आपको रोकने यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी आदमी को देखते हैं जो किन्मू के फादर के पास आया होता है, ताकि वो उनसे कह सके कि मैं आपको ये फाइट बिल्कुल भी रोकने नहीं दूंगा। अब वो कोई और नहीं बल्कि शियाओ का ही फादर होता है, जिसका नाम लिन युआन है। तब उसे देखकर किन्मू के फादर उससे कहते हैं, मुझे तो लगता है शियाओ बहुत ज्यादा डर गया, इसलिए उसने बचाव में आपको यहाँ पर बुला लिया है, ताकि अगर वो हारने लगे तो आप उसकी जाके मदद कर दे। ये तो सच में किसी नालायक का ही काम हो सकता है। जिस पर शियाओ का फादर कहता है, अरे आप तो बिला वजह सीरियस हो गए, मैं तो यहाँ पर सिर्फ फाइट देखने के लिए आया हूँ। इन जवान लोगों की फाइट में हम बूढ़े लोगों का क्या काम, हमें तो बस यहाँ पर बैठ कर फाइट को एंजॉय करना चाहिए, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब ये देखकर किन्मू के फादर को गुस्सा आ जाता है। अब वो उससे लड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन किन्मू उन्हें रोकते हुए कहती है, अभी तो फाइट शुरू भी नहीं हुई है, अगर हम जुयान को हारते हुए देखेंगे तब कुछ गलत कदम उठाएंगे, इसलिए अभी पहले फाइट शुरू होने दो। जिस पर उसके फादर मान जाते हैं। तो वहीं जुयान शियाओ से कहता है, क्या यही तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है जिसकी मदद से तुम मुझे हराने वाले थे? तब ये सुनकर शियाओ कहता है, हराना हराना किसने कहा, मैं तो तुम्हें जान से मारने वाला हूँ, क्योंकि यही शर्त तो हमारे बीच लगी थी कि जो हारेगा वो जान से जाएगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक सीधा जुयान के ऊपर ही कर देता है, लेकिन वो आसानी से इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो खुद से कहता है, इसकी स्वॉर्ड पावरफुल तो है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि जितना ये दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं बड़ी ही आसानी के साथ इसके स्वॉर्ड के सारे अटैक को झेल सकता हूँ। देखता हूँ ये आखिर क्या ही कर लेता है। तब शियाओ से कहता है, देखा तुमने मेरी पावर्स कितनी ज्यादा है, अगर तुम्हें डर भी लगे तब भी तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि तुमने एक बार बैटल एरिना के अंदर कदम रख दिया तो अब यहाँ से बाहर तुम्हारी सिर्फ लाश ही जाएगी। तब ये सुनकर जुयान उससे कहता है, अभी तो तुमने सिर्फ अपना ही अटैक किया है, मेरा तो अटैक देखा ही नहीं है और पहले से ही कहानियां बनाने लगे, रुको अब मैं तुम्हें अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उड़ते हुए एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक अटैक सीधा शियाओ के ऊपर ही कर देता है, जिस अटैक को रोकने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तब ये देखकर किन्मू के फादर और बाकी सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि जुयान के पास तो सच में एक और थर्ड लेवल की टेक्निक है, इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं था। अब इस थर्ड लेवल की टेक्निक के हिसाब से तो बड़ी ही आसानी के साथ शियाओ को टक्कर दे सकता है, और अब इस फाइट में ये पता लगाना काफी मुश्किल होगा कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है। वहीं जुयान और शियाओ अब भी आपस में फाइट किए जा रहे होते हैं, लेकिन किसी का भी एक दूसरे के ऊपर अटैक भारी नहीं होता, दोनों बराबर की टक्कर एक दूसरे को दे रहे थे, जिस वजह से कोई भी जल्दी एक दूसरे को हरा नहीं पाता। तब जुयान अपने स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है और उन सारे डुप्लीकेट के साथ उन सभी से स्वॉर्ड स्लैश अटैक निकालते हुए उसे शियाओ की तरफ ही भेज देता है, जिस वजह से अब उसे एक नहीं बल्कि कई सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक लगने वाले थे, लेकिन वो इससे बच जाता है और वो स्वॉर्ड स्लैश अटैक पीछे बने पिलर पे लग जाते हैं, जिस वजह से वो पिलर तो चकनाचूर हो जाता है। तब इस चीज को देखकर वहां मौजूद सारे लोग कहते हैं, इतनी खतरनाक फाइट तो इस सिटी में कितने सालों बाद हुई है, आज इतने सालों बाद हमें इतनी पावरफुल और बढ़िया फाइट देखने को मिल रही है, इसलिए ये फाइट देखने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वहीं शियाओ जुयान से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें कम समझ लिया, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। जिस पर जुयान कहता है, बच्चे अभी तुमने तो देखा ही क्या है, मेरे पास इतनी ज्यादा टेक्निक्स हैं कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तब ये सुनकर शियाओ कहता है, बस बस बहुत हो गया, अब मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। जिसके बाद वो वहाँ पर एक और अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को इतनी ज्यादा बार घुमाना शुरू कर देता है कि उसकी स्वॉर्ड एक बार में ही हजारों तरीके के कई सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक निकालना शुरू कर देती है। ये देखकर तो जुयान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो खुद से कहता है, दोबारा से एक बच्चों वाली टेक्निक का ये इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अब वो अपने एक ही हाथ से खुद की भी स्वॉर्ड को घुमाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके स्वॉर्ड से भी इतने ज्यादा स्वॉर्ड स्लैश निकलते हैं कि वो सारे के सारे शियाओ के स्वॉर्ड स्लैश को बस एक ही सेकंड में खत्म किए जा रहे थे। जिसके बाद जुयान अपनी स्वॉर्ड को 3 बहुत ही बड़े और डुप्लीकेट स्वॉर्ड में बदलते हुए उन तीनों से एक खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक शियाओ पे कर देता है, जो स्वॉर्ड स्लैश अटैक उसे लग जाता है और वो वहां से पीछे खसक जाता है
और अब इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा स्वॉर्ड स्लैश अटैक से हो रही थी कि पूरे बैटल अरीना में इन दोनों के बजाय बस इनकी खाली स्वॉर्ड स्लैश ही दिखाई दे रही थी। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अपनी स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिस वजह से तो ये पहचान पाना मुश्किल था कि किसका अटैक ज्यादा पावरफुल है। वहीं ये सारी चीज देखकर तो बाकी सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, कोई भी एक दूसरे को जरा सा नहीं हरा पा रहा। वहीं किन्मो के फादर भी खुद से कह रहे होते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फाइट में जुयान को कुछ भी नहीं होगा और वो आसानी से इस शियाओ को हरा देगा। तो वहीं शियाओ के फादर उससे कहते हैं, अगर तुम इस फाइट में हारे तो देख लेना मैं तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। हमारे फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हारना तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं जुयान तो अभी तक जरा सा नहीं थका होता और वो हवा में गोल गोल घूमते हुए दोबारा से स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन अब शियाओ की हिम्मत थोड़ी थोड़ी जवाब दे रही थी, इसलिए वो अटैक करने के बजाय वहां से पीछे खसकना शुरू कर देता है ताकि उसे जुयान का अटैक ना लगे। लेकिन तब भी जुयान उसकी तरफ भागते हुए अपने स्वॉर्ड से एक खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से शियाओ वहां से बहुत दूर जाकर खिसक जाता है। ये देखकर शियाओ बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो इससे कहता है, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, उसके बगैर शायद ही मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। जिस पर जुयान कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि तुम मेरे सामने किसी भी मैच के नहीं हो। जब तुम मेरे सामने कोई मैच वाले हो ही नहीं तो मुझे तुमसे डर भी नहीं लगता, बल्कि डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए। ये सुनकर शियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंदर से एक स्पिरिट पिल निकाल लेता है जो कि उसके और उसके एंसेस्टर के ब्लड से बनी होती है। तब उस पिल को निकालने के बाद वो उस पिल की सारी पावर्स अपने स्वॉर्ड में लगाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और अब वो स्वॉर्ड में अपनी नई सीखी हुई टेक्निक को भी मिला लेता है, जिसके बाद उसकी स्वॉर्ड एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड में बदल जाती है, जिसके सामने ही शियाओ बहुत ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा था। और अब वो उस स्वॉर्ड की मदद से काफी खतरनाक वाला अटैक सीधा जुयान के ऊपर करने वाला होता है। लेकिन तब जुयान भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो अपने स्वॉर्ड के बल्कि एक नहीं तीन डुप्लीकेट बना लेता है, जो तीनों शियाओ की स्वॉर्ड से भी ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे। और वो उन स्वॉर्ड की मदद से जैसे शियाओ की स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, शियाओ की स्वॉर्ड बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर शियाओ एकदम हैरान था, साथ ही वो अटैक शियाओ को लग भी जाता है, जिस वजह से वो उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा खड़े होकर फाइट कर सके। वहीं इस चीज को देखकर तो सारे लोग एकदम हैरान थे कि जुयान के पास इतनी खतरनाक स्वॉर्ड भी मौजूद है। वहीं ये चीज से किन्मो के फादर बहुत ज्यादा हैरान और खुश होते हैं और उन्हें अब समझ में आता है कि हमारी जितनी भी वेपन को पावरफुल बनाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि जुयान ही था। वो सीक्रेटली हमारी मदद ही कर रहा था, नए नए वेपन दिलाकर तो या फिर हमारे पुराने ही वेपन को पावरफुल बनाकर। जुयान तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसे मैंने बहुत कमजोर समझा था और इसका लोग कितना मजाक भी उड़ाया करते थे। अब जुयान शियाओ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ये फाइट में यही शर्त लगी थी कि जो हारेगा वो मारा जाएगा। तब ये देखकर शियाओ एकदम घबरा जाता है और उससे माफी मांगना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान बख्श दो। लेकिन जुयान नहीं सुनता और जैसे ही उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करके उसकी जान लेने वाला होता है कि सही टाइम पर वहाँ पर शियाओ के फादर आके उसे रोकने वाले होते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिया और जुयान के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है, जहां दोनों भी एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों भी जल्दी एक दूसरे को नहीं हरा पाते, जिस चीज को देखकर बाकी सारे लोग हैरान थे कि आखिर इन दोनों के पास इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आ गई जो दोनों इतने अच्छे से एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन तब भी जुयान शियाओ के ऊपर ज्यादा भारी दिखाई दे रहा था और वो अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को वहां से जमीन पे गिरा देता है, जिस वजह से अब शियाओ के अंदर दोबारा फाइट करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। और जिस तरह से इस फाइट का रूल था कि जो हारेगा उसे मरना पड़ेगा, उसी तरह से जुयान उसे मारने वाला होता है, लेकिन बीच में उसका फादर आकर उसे रोक लेता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ के फादर को देखते हैं, जो जुयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, जब मेरे बेटे ने तुमसे माफी मांगी ली है तब तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। साथ ही वो जुयान के ऊपर अटैक करके भी उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उससे
उससे कहता है इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा लेके बैठना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। तब ये सुनकर जुयान कहता है बेटे को मारा तो बाप मुझसे लड़ने के लिए आ गया है। तुम्हारी फैमिली वाले लोग इतने ही घटिया होते हैं कि जिन्हें रूल का मतलब नहीं समझ में आता। रूल तोड़ना तो तुम्हारी फैमिली की आदत सी बन गई है। जो सुनकर शियाओ के फादर को तो गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है तुम जीत गए तो बस यहाँ से अब निकल जाओ, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने बेटे की जान बचा ली है। जिस पर जुयान उससे कहता है तुम जानते भी हो कि तुम अभी हमारी सिटी में हो और यहाँ पर आने के बाद अपना रूल चला रहे हो, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दे सकता। मेरी सिटी में आने वाला मेरा ही रूल तोड़े उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही इस चीज को सुनकर बाकी सारे लोग भी एकदम हैरान थे। वो सभी कहते हैं जुयान तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये शियाओ की फैमिली वाले तो बिल्कुल बेकार हैं, इन्हें तो बस रूल तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता। जब पहले से डिसाइड हो गया था कि जो हारेगा वो मर जाएगा, तो ये लोग अब यहाँ पर रूल तोड़ने के लिए क्यों आ गए? ये तो सरासर गलत बात है। इधर शियाओ अपने फादर से कहता है अगर आपको फाइट करना हो तो आप इससे फाइट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसने अपनी काफी सारी टेक्निक छुपा कर रखी थी जिनका ये अभी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन उसका फादर तो सुनने का नाम ही नहीं लेता। वो वहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो जुयान को सबक सिखा सके। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर किन्मू के फादर भी आ जाते हैं, जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शियाओ के फादर को वहीं पर रोक लेते हैं। तब ये देखकर वांग फेंग किन्मू के फादर से फाइट करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो तो उसे बस एक ही हाथ से उठाकर वहाँ से दूर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं तुम बंदर की शक्ल वाले इंसान, मेरे से तो दूर ही रहना। जो सुनकर वांग फेंग को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैं आपके जितना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक और बंदा है जो आपसे भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो वहाँ पर जियान नाम के जल्लाद जैसे आदमी को लेकर आता है, जो कि बहुत ही लंबा और हट्टा कट्टा था, और वो आते साथ ही किन्मू के फादर के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से बहुत दूर कर देता है। जिसके बाद जियान वांग फेंग और शियाओ के फादर से कहता है क्या आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इस किन्मू के फादर को खत्म करने के लिए बुलाया है? मैं इसे खत्म करने के साथ साथ इसके फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी फ्री में खत्म कर दूंगा, तो कैसा रहेगा ये सुनकर शियाओ का फादर तो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपके सेक्ट का बहुत बड़ा आभारी रहूंगा, हम हमेशा आपका शुक्राना मानेंगे। ये सुनकर किन्मू के फादर और वो भी हैरान रह जाती है कि आखिर ये जुनतियान सेक्ट का जियान यहाँ पर शियाओ के फैमिली की मदद करने के लिए क्यों आ गया? ये फैमिली तो कितनी ज्यादा घटिया है। वहीं ये सारी चीज फैंग और हुआन भी देख रहे होते हैं, जहाँ फैंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जुनतियान सेक्ट के लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने किन्मू के फादर के ही सिटी में आकर उनसे ही पंगा लेने की कोशिश की। इसलिए लगता है मुझे इनकी मदद करने जाना होगा। लेकिन तब ये सुनकर हुआन कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उनकी मदद करने जाओगे? तुमने अपने आप को भी कभी देखा है? जिस पर फैंग कहता है पर अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो यहाँ पर कुछ और गड़बड़ी भी हो सकती है। जिस पर हुआन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि जुयान इतनी जल्दी हार मान लेगा? अभी उसके पिटारे में और भी कई सारी टेक्निक है, तुम बस यहाँ पर बैठकर तमाशा देखो कि आगे यहाँ पर कितनी अच्छी पिक्चर चलती है। इधर जियान किन्मू के फादर से फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब मौका देखकर वांग फेंग किन्मू से फाइट करने के लिए चले जाता है, लेकिन किन्मू भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उससे फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ वो तो काफी फनी तरीके से उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी। पर वहीं ये चीज देखकर जुयान तो एकदम परेशान होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा था। उसे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अपने गुस्से की आग में ही इन सभी लोगों को यहाँ पर जला दे। लेकिन तब शियाओ का फादर उससे कहता है जब बाकी लोग लड़ ही रहे हैं तो क्यों ना हम भी कुछ देर खेल लेते हैं। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए जुयान भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जहाँ ये देखकर शियाओ का फादर कहता है लगता है बच्चे के अंदर ज्यादा जोश चढ़ गया है, तो ठीक है अभी मैं तुम्हारा जोश ठंडा कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपने खतरनाक और पावरफुल क्लॉस का इस्तेमाल करते हुए जुयान के अटैक को रोकना शुरू कर देता है, और इस अटैक को रोकने की वजह से वहाँ पर इतना जोरदार धमाका होता है कि वांग फेंग तो वहाँ से उड़कर दूर चले जाता है। जिसके बाद जुयान और शियाओ के फादर दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से जुयान ने शियाओ को भी टक्कर दी थी, उसी तरह से वो उसके फादर को भी कड़ी टक्कर दे रहा होता है, जहाँ दोनों भी एक दूसरे को जरा सा नहीं हरा पा रहे थे। दोनों की पावर्स यहाँ पर बराबर ही लग रही थी। ये देखकर वहाँ खड़े लोग एकदम हैरान रहते हैं कि जुयान ने शियाओ को बराबर की टक्कर दी, तो ये समझ में भी आता है कि उन दोनों के पास बराबर की पावर्स थी। लेकिन यहाँ पर तो शियाओ के फादर के पास ज्यादा पावर्स है, लेकिन तब भी जुयान उन्हें काफी कड़ी टक्कर दे रहा है। जुयान का तो सच में कोई जवाब ही नहीं। वहीं जुयान अब भी शियाओ के फादर से फाइट किए जा रहा
होता है, जहाँ काफी देर तक फाइट करने के बाद वो थोड़ा दूर आ जाता है और फिर वहाँ आने के बाद वो खुद से कहता है मैं इससे कितनी भी फाइट कर लूं लेकिन ये थकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। साथ ही इसकी स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। मुझे तो इसकी स्वॉर्ड ही इसके कल्टीवेशन पावर से ज्यादा पावरफुल दिखाई दी, इसलिए अब मुझे कुछ और चीज का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं इस बूढ़े को इसकी स्वॉर्ड के साथ ही खत्म कर सकूं। तब शियाओ का फादर उससे कहता है तुम्हारी फैमिली ने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, तुम अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर को कड़ी टक्कर दे सकते हो और देखो तुम्हारी वजह से आज काफी दिनों बाद मुझे खून भी निकल आया। इसके लिए तो तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझ जैसे कल्टीवेटर का खून निकालने में कामयाब रहे। लेकिन खैर अब तुम कर ही क्या सकते हो, आज ही का दिन तुम्हारे लिए आखिरी होने वाला है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल शान वाली मौत दूंगा। तब ये सुनकर जुयान उससे कहता है बूढ़े इंसान कितना बोलते हो, बोलने से ज्यादा कुछ काम भी कर लिया करो। जिसके बाद जुयान वहाँ पर अपने रीइंकार्नेशन बाउल को निकाल लेता है और उसके अंदर से स्पिरिट पिल्स निकालते हुए उन सभी की पावर्स को अपने अंदर जमा करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर सके। और जैसे वो उन पिल्स की पावर्स को अपने अंदर डालता है, चारों तरफ इतना ज्यादा ऑरा फैल जाता है जिसे देखकर तो बाकी सारे लोग एकदम हैरान थे। शियाओ का फादर तो कहता है कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी टेक्निक के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। आखिर ये टेक्निक किस तरह की हो सकती है जिस वजह से चारों तरफ तो बिल्कुल ऑरा से बना तूफान ही आ गया। तब जुयान वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वहाँ से हवा में उड़ते हुए नीचे गिर रहा होता है ताकि वो अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को सीधा शियाओ के फादर के अंदर डालकर उसका खेल वहीं पर खत्म कर दे। लेकिन तब शियाओ का फादर शियाओ को ही वहाँ से उठाकर हवा में फेंक देता है ताकि वो ही उस स्वॉर्ड को रोक ले। लेकिन जैसे ही उसे वो स्वॉर्ड लगती है शियाओ तो वहाँ से गायब ही हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। जिसके बाद वो निर्वाणा स्वॉर्ड अब सीधे शियाओ के फादर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसकी भी जान लेती इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान शियाओ को हरा देता है जिस वजह से वो उसे अब मारने वाला था क्योंकि यही शर्त लगी थी कि जो हारेगा वो मरेगा। लेकिन तब उसे बचाने उसका फादर वहां पर आ गया होता है जो आते साथ ही जुयान से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन जुयान उसका भी काफी अच्छी तरीके से मुकाबला करता है और दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तो वही बाकी भी एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं जिसमें वांग फेंग और जियान भी शामिल होता है। वही जुयान अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को तो वहीं पे मार देता है और फिर उसके बाद वो उसके फादर को मारने वाला होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुयान को देखते हैं जिसने अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लिया होता है और वो आसमान से गिरते हुए सीधा उस स्वॉर्ड को शियाओ के फादर के अंदर ही घुसाने वाला होता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो स्वॉर्ड उसके अंदर ही घुस जाती है जो उसके अंदर घुसते हुए पूरी जमीन के अंदर चली जाती है जिससे वहां पर काफी जोरदार धमाका होता है। लेकिन अब भी शियाओ का फादर जिंदा ही था, वो मरा नहीं था, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो गया होता है जिस वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद जुयान उसके पास आता है ताकि वो उसे मार सके। शियाओ का फादर तो उसे ना मारने के लिए कह रहा होता है लेकिन जुयान नहीं सुनता और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर खतरनाक अटैक करके उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। अब शियाओ के फादर के मरते ही सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर जुयान के पास इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आई जिसने इन दोनों को ही खत्म कर दिया। जिसके बाद जुयान अब किन्मू के पास आता है लेकिन किन्मू के फादर को तो लग रहा था कि जुयान उससे मिलने आ रहा है। लेकिन जैसे वो उसके सामने हाथ बढ़ाते हैं जुयान वहाँ से हटकर सीधा किन्मू के पास आ जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ वो उससे कहता है तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो। इस पर किन्मू कहती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, बल्कि मुझे तो तुम्हारी टेंशन हो रही थी, क्या तुम ठीक हो। जिस पर जुयान भी कहता है जब तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। तब उसे वहाँ पर वांग फेंग दिखाई देता है जिसके साथ जियान भी खड़ा था, इसलिए वो उन दोनों को मारने उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर वांग फेंग तो घबरा जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जियान तो पहले से ही वहाँ से भाग निकल चुका था, इसलिए अब वांग फेंग भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है ताकि वो दोनों जुयान के अटैक से बच सके। तब जुयान और किन्मू के फादर दोनों अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पर मार सके। और फिर वो अपने स्वॉर्ड स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों अटैक सीधा वांग फेंग और जियान
की तरफ कर देते हैं। ये देखकर वांग फेंग घबरा जाता है। वो जियान से कह रहा होता है मुझे बचा लो, लेकिन जियान तो पहले से एकदम ज्यादा डरा हुआ था और तब वो एक अच्छा आइडिया अपनाता है। वो सीधा वांग फेंग के पास आकर उसे एक जोरदार किक मारते हुए हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड स्लैश अटैक सीधा वांग फेंग को ही लग जाता है और इस तरह से जियांग बच जाता है। ये देखकर वांग फेंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर फेंग हुआन से कहता है तुम तो पहले से ही जानती थी कि जुयान इस राउंड को जीत जाएगा, लेकिन आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? इस पर हुआन कहती है सभी जीनियस के कुछ न कुछ तो सीक्रेट्स होते ही हैं, वैसे ही मेरे पास भी कुछ सीक्रेट्स है जुयान के। ये सुनकर फेंग हैरान रह जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर किन्मो का फादर जुयान से कहता है अगर जियान भाग गया है तो उसे जाने दो, ये क्या अब हमारा कोई भी इस सिटी में दुश्मन नहीं है। तभी वहाँ पर किन्मो भी आ जाती है जो जुयान से कहती है इतनी ज्यादा फाइट करके तो तुम थक गए होगे, इसलिए अभी तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना चाहिए ताकि तुम वहाँ पर अच्छे से आराम कर सको। साथ ही किन्मो के फादर भी जुयान से कहते हैं तुम्हारा घर जाना ही अभी बेहतर होगा क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा भाई भी तुमसे मिलने आया है। ये सुनकर जुयान तो हैरान रह जाता है कि आखिर मेरा कौन सा भाई है जिसके बारे में मैं खुद ही नहीं जानता। अब हम जुयान के भाई को देखते हैं जो कि असल में उसका नहीं बल्कि किन्मो का ही भाई होता है और वो किन्मो के फादर का बेटा है। और किन्मो की अब जुयान से शादी हो गई है तो इसलिए जुयान को तो भाई ही लगेगा। तब उसे देखकर जुयान सोचने लगता है कि इसने तो पहले मुझे काफी परेशान किया था, लगता है अब टाइम आ चुका है उन सभी परेशानियों का बदला लेने का। वही किन्मो अपने भाई को जुयान से मिलवाती है और उससे कहती है अब हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर किन्मो का भाई तो एकदम हैरान रह जाता है कि आगे तुमने इस लूजर से कैसे शादी की, ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन तब वहाँ पर किन्मो के फादर आकर अपने बेटे से कहते हैं आज से जुयान तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, इसलिए उसके बारे में आगे से कुछ बुरा भला मत कहना। साथ ही मैंने अभी तक के तुम्हारे लिए शादी की कुछ मिठाइयाँ बचा कर रखी है, जाओ और उसे खाकर अपना पेट भरो। वही किन्मो के भाई जिसका नाम युन है उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर मेरी बहन ने इस जैसे लूजर से कैसे शादी कर ली, ये तो किसी काम का नहीं है। तब उसके फादर डंडा निकाल कर उससे कहते हैं क्या कहा तुमने, आगे से एक बार भी अगर जुयान को लूजर कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे ब्रदर इन लॉ के नाम से पुकारो। तब यून अपने फादर से कहता है आप इसकी बातों में कैसे आ गए, आपको लगता भी है कि ये कभी सुधरेगा? ये बहुत ही बेकार किस्म का इंसान है, आपने किन्मो की शादी इससे क्यों करवाई? आपको तो इसे भगा देना चाहिए था यहाँ से। आप तो पहले मुझे खुद ही इस जुयान से दूर रहने कहते थे ताकि मैं भी इसके ऐसा बेकार इंसान न बन जाऊं। ये तो बहुत बड़ा लूजर है। जिस पर किन्मो के फादर कहते हैं मैं उस टाइम तो उल्टा तुम्हें ही मोटिवेट करना चाहता था ताकि तुम जुयान और बाकी सभी से अलग रहकर अपना अच्छे से कल्टीवेशन कर सको, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता था कि जुयान के पास काफी ज्यादा पावर्स है और उसने अपनी पावर्स छुपा कर रखी है सही टाइम आने के लिए। वैसे भी मैंने आज तक कभी जुयान को कुछ बुरा भला कहाँ कहा, साथ ही उसके पर तो कभी हाथ भी नहीं उठाया है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि जुयान को मैं बिल्कुल बेकार समझता था पहले। ये सुनकर तो जुयान एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर फादर ने तो बिल्कुल पूरी बात ही पलट दी। ये मुझे मार मार कर कितनी बार मेरी तशरीफ सुझाया करते थे, इसके बारे में लगता है ये भूल गए या फिर यहाँ पर ये नाटक कर रहे हैं। और आज जब इसने शिया और उसके फादर को हराया है, इसके बारे में भी पहले से ही मैं जानता था कि जुयान जरूर उन दोनों को हराने में कामयाब होगा क्योंकि उसके पास पावर से इतनी ज्यादा है। तब ये सुनकर यून कहता है इसने इन दोनों को हरा दिया, वो तो काफी ज्यादा फेमस थे, आखिर इन दोनों को कैसे हरा सकता है? मुझे तो लगता है इसने कुछ चीटिंग की होगी। ये सुनकर किन्मो के फादर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डंडा लेकर दोबारा यून को मारने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब जुयान आकर उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है मैं तो कितने दिनों बाद अपने भाई से मिला हूँ, जरा मुझे अकेले में इससे कुछ बातें करने दो, तब तक आप किन्मो को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर किन्मो के फादर कहते हैं हाँ ये अच्छा आइडिया है, तब तक तुम इसे सबक सिखाओ ताकि आगे से ये तुम्हें लूजर बोलने के बजाय ब्रदर इन लॉ ही कहे, और फिर हम लोग दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर जुयान डंडा लेकर यून की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर यून घबरा जाता है, वो उससे कहता है अरे तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, मुझे तुम मारना चाहते हो क्या? जिस पर जुयान कहता है तुमने मुझे पहले काफी परेशान किया है, उसकी कुछ तो सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए, वही सजा देने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिस पर अब यून भी बात घुमाते हुए कहता है मैं भी तो अपने फादर की तरह ही था, मैं जानता था कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन तभी मैंने तुम्हारे बारे में इसलिए ऐसा कहा ताकि तुम अपने आप को डिमोटिवेट ना फील करो और ऐसे ही तुम अपनी और ज्यादा पावर्स बढ़ाते रहो, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाएगा कि सारे लोगों को मालूम है तुम पहले से पावरफुल हो, तब तुम अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की थोड़ी ना कोशिश करते। लेकिन जुयान उससे कहता है बहुत दिमाग चलाते हो, अब तुम्हें सबक सिखाने की बारी आ गई है। जिसके बाद वो उसे बैटल एरिना में फेंक देता है और वहाँ से डंडा लेकर उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये
देखकर जुयान चिल्ला रहा होता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शियाओ के फादर का खेल वहीं पर खत्म कर देता है, जिसके बाद वो वांग फेंग और जियान के पीछे पड़ जाता है। इसलिए वो दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जिसके बाद जुयान की मुलाकात किन्मू के भाई से होती है, जिसका नाम यून होता है। लेकिन यून उसे पहले काफी परेशान किया करता था, इसलिए उन सभी परेशानियों का बदला लेने के लिए यून उसे बैटल एरिना में लेकर आता है ताकि उसकी खूब धुलाई कर सके। जिसके बाद यहाँ से एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यून को देखते हैं जिसने जुयान से बहुत ज्यादा मार खाई होती है और अब उसके अंदर तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। जिसके बाद जुयान उससे कहता है, क्या तुम जानते हो जब मैंने शियाओ को मारा था तो मैंने उसके मरने से पहले एक वादा किया था कि अगर मैं उसे हरा दूंगा तो मुझे शी फैमिली के लीडर का जो घर है वो मिल जाएगा। तो इसलिए अब टाइम आ चुका है उस घर को लेने का। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए किन्मू को इसके बारे में अभी मत बताना। मैं पहले वो घर लेकर उसे अच्छे से सजा दूंगा, उसके बाद ही किन्मू को मैं वहां पर लेकर आऊंगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन ये सुनकर यून को थोड़ी गड़बड़ी महसूस होने लगती है कि हो ना हो ये जुयान कुछ तो गड़बड़ करने जा रहा है उस घर में, मुझे चुपके से इसकी जासूसी करनी चाहिए। लेकिन जैसे वो उठने वाला होता है कि उसकी पैर की टूटी हुई हड्डी उसे ढंग से खड़ा नहीं होने देती, इसलिए वो दोबारा से गिर जाता है। इसके बाद वो खुद से कहता है, लगता है प्लास्टर लगाने का टाइम आ चुका है। दूसरी तरफ हम शी फैमिली के लीडर को देखते हैं जो अपने सिपाहियों को चारों तरफ छुपा कर खड़ा कर रहा होता है, क्योंकि किसी भी टाइम पर यहाँ पर जुयान आ सकता है ताकि वो उससे उसका घर छीन सके। इसलिए लीडर अपनी पूरी तैयारी करके रख रहा है ताकि जैसे ही जुयान यहाँ पर आए वो उसका खेल यहीं पर खत्म कर दे। लेकिन उसके साथी तो कह रहे होते हैं कि जब जुयान ने आप जिससे डरते थे उसे हरा दिया, उसके साथ साथ उसके फादर को भी हरा दिया है, तो क्या लगता है आपको कि वो यहाँ आकर इन सिपाहियों से नहीं लड़ सकता? मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है। लेकिन शी फैमिली का लीडर कहता है, जितना तुम्हारे पास काम है उतना ही काम करो, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतने सारे सिपाही हैं। अब वो जुयान अकेला, देख लेना मैं उसे मार कर उसे यहीं पर लटका दूंगा ताकि आसपास आने जाने वाले लोग भी ये देख सके कि मेरी पावर्स कितनी ज्यादा हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जुयान आ जाता है जो उसे एक जोरदार पंच मारते हुए वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर लीडर एकदम गुस्सा हो जाता है और जैसे वो अपना वेपन फेंक कर उसे मारता है जुयान वहाँ से हट जाता है, जिस वजह से वो वेपन उसी के एक साथी को लग जाती है। जिसके बाद लीडर अपने सारे सिपाहियों को वहाँ पर बुला लेता है जो सभी मिलकर जुयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उसका यहीं पर खेल खत्म कर सके। लेकिन जुयान तो बस एक ही झटके के अंदर उन सभी को मार देता है और फिर शी फैमिली के लीडर को दोबारा से मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन अब बाकी सिपाही दोबारा से जुयान को घेरना शुरू कर देते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जुयान इस बार भी बस एक सेकंड के अंदर उन सभी का वहीं पर खेल खत्म कर देता है, जहाँ कोई तो उसको टच भी नहीं कर पाता। लेकिन तब कुछ छुपे हुए सिपाही अपनी आग वाली तीर का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से जुयान के ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं। ये देखकर जुयान थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो उस लीडर को उठाता है और उसका पैर पकड़ते हुए उसे चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो सारे के सारे सिपाही वहाँ से उड़ते हुए दूर जाने लगते हैं। तब ये देखकर लीडर जुयान से कहता है, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जितनी भी चीजें तुमने यहाँ पर खराब की है मैं उन सभी का तुमसे बदला लेकर रहूंगा, भले ही आज मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आज जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जुयान ऐसा उसके ऊपर अटैक करता है कि उस लीडर का तो पूरा मुंह गुब्बारे जैसा सूज जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए वो जुयान के सामने भीख मांगते हुए कहता है, तुम मेरे घर की चाबी रख लो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। तब ये सुनकर जुयान कहता है, ये हुई ना बात, पहले तुमने दे दिया होता तो तुम्हारा मुंह ऐसा सूज नहीं जाता, मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ देता। अब चलो फटाफट से यहाँ से निकल लो, वरना मुझे दोबारा गुस्सा आया तो इस बार मैंने तुम्हारे मुंह सुझाया है, अगली बार तुम्हारी पूरी बॉडी ही सुझा दूंगा। लेकिन तब भी जाते जाते वो लीडर उससे कहता है, देख लेना तुम्हें पूरे घर में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, तुम्हें ये सिर्फ खाली घर बिल्कुल डब्बे की तरह मिलेगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तब लीडर का दूसरा साथी वहीं पर थूक कर चला जाता है कि लो घर के साथ तुम्हें ये भी फ्री मिलता है। लेकिन जैसे वो लोग 2 कदम आगे बढ़ाते हैं
तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे उस लीडर ने अडॉप्ट किया था। अब वो आते ही जुयान से सारी बात बताते हुए कहती है कि लीडर ने सारी की सारी कीमती चीजों को घर के अंदर छुपा कर रखा है और बाकी की चीजें उसने पत्थरों के अंदर भी छुपा कर रखी है। मैं तुम्हें वो सारी चीजें दिलवा सकती हूँ। ये सुनकर शी फैमिली का लीडर तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर किसने ये सारी पोल खोल दी। और जब वो ये देखता है कि उसकी ही अडॉप्ट की हुई बेटी ने ऐसा किया है तो वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है मैं तो तुम्हारा फादर हूँ, तब भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मेरे दुश्मन को मेरी सारी सीक्रेट्स बता दिए। मैं तो सारी चीजों को छुपाए हुए था ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर इन्हें निकाल सकूं और दूसरी जगह शान से घर लेकर रह सकूंगा, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसलिए आज से तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, और जो मेरी बेटी है ही नहीं तो मैं तो उसके ऊपर बिल्कुल शान से अटैक करके उसका खेल खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने वेपन को सीधा उस लड़की की तरफ ही भेज देता है, लेकिन जैसे वो उसे वेपन लगता इससे पहले ही जुयान लीडर को रोक लेता है। जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है आखिर तुमने अपने फादर को ही धोखा क्यों दिया? बताओ इसके पीछे तुम्हारा क्या राज था? जिस पर वो लड़की सारी बात बताती है कि ये मेरा फादर कहलाने के लायक ही नहीं है। इसने मेरी असली माँ को मेरे घर से ही उठा लिया था ताकि वो उसे प्रोस्टिट्यूट बनाकर रख सके अपने कमरे में, लेकिन इस चीज का सदमा मेरे असली फादर नहीं सह सके और उन्होंने अपनी जान दे दी। जिसके बाद इसने मुझे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कभी भी मुझे बेटी का दर्जा नहीं मिला। ये तो बाद में मुझे शियाओ तक को बेचना चाहता था, वो तो मैंने अपनी काफी कोशिश की और इसके घर से निकलकर भाग गई, वरना ये तो मुझे कब का पैसों के लालच में शियाओ को भी बेच देता। तब ये सुनकर तो जुयान एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ उसके पास पहले से ही लीडर के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब ये बात सुनकर तो उसका खून ही खौल गया होता है और पूरे गुस्से के साथ इतना खतरनाक अटैक लीडर पे कर देता है कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसके अंदर दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची थी। जिसके बाद जुयान उससे कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम न यहाँ के रहोगे न कहीं और के। तुम्हारे जैसा फादर तो मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हारे जैसे घिनौने इंसान को मेरी आंखें भी गवारा नहीं करती। इसलिए वो लीडर डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ये चीज देखकर वो लड़की एकदम ज्यादा खुश हो जाती है कि जिस चीज का उसे बचपन से इंतजार था आज वो दिन पूरा हो गया। आज उसका नकली फादर यहाँ से निकल चुका है। इसलिए वो जुयान से कहती है चलो मेरे साथ कमरे में, मैं तुम्हें जितनी भी चीजें ट्रेजर बनाकर छुपी हुई है वो सब तुम्हें दिखा सकती हूँ और तुम उन सबको ले लेना। ये सुनकर जुयान भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान शी फैमिली के लीडर को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है क्योंकि उसे उसका घर चाहिए था, जैसा कि उसने शियाओ से शर्त लगाकर जीता था। लेकिन शी फैमिली का लीडर तो घर देने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए जुयान उसकी हालत खराब कर देता है और उसे मार मार कर इतना मजबूर कर देता है कि वो खुद ही वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद लीडर की बेटी जिसका नाम लिन होता है वो जुयान से कहती है मुझे वो सारी जगह पता है जहाँ पर शी फैमिली के लीडर ने खजाना छुपा कर रखा है, इसलिए मैं वो सारी जगह तुम्हें दिखा सकती हूँ। ये सुनकर जुयान उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं जो जुयान को शी फैमिली के लीडर के घर के अंदर लेकर आती है और वहाँ लाने के बाद वो एक बुक शेल्फ को हटाकर उसका दरवाजा खोल देती है जिसके अंदर काफी सारा खजाना रखा होता है। ये देखकर तो जुयान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर खजाने के साथ साथ बढ़िया बढ़िया स्वॉर्ड्स भी रखी हुई थी। जुयान खुद से कहता है मैं इन खजाने को बेचकर कम से कम 10,000 सोने की टाइल्स ले सकता हूँ, जिससे मेरा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही सोच सोच कर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लिन कहती है शी फैमिली के लीडर ने ये सारा खजाना बचा कर रखा था ताकि वो दोबारा से अपना ये घर खरीद सके, लेकिन मैंने तुम्हें सारा सीक्रेट बता दिया क्योंकि मैं तो मौके की ही तलाश में थी कि कब मैं शी फैमिली के लीडर और शियाओ को धोखा दे सकूं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। तब जुयान उससे कहता है तुमने एक बार मुझे सेड्यूस किया था, क्या इसीलिए कि मैं तुम्हारा शी फैमिली के लीडर और शियाओ से बदला ले सकूं? इस पर लिन कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने इसके लिए तुम्हें सेड्यूस नहीं किया था, बल्कि मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। क्योंकि पहले तुम बिल्कुल एक कचड़ा हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अब तो तुम्हें कोई भी पसंद करने लगेगा। जिसके बाद वो उसके पास आ जाती है। ये देखकर जुयान उसे वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं अगर यहाँ पर किन्मू आ गई तो वो तो यहाँ पर बुरा फंस जाएगा। लेकिन जिस चीज का डर
होता है वही हो जाता है। यून जो जब से उसका पीछा कर रहा था वो जल्दी से वहाँ पर आ जाता है, जो ये सारी चीज देख लेता है और जल्दी से किन्मू को बुलाते हुए कहता है यहाँ पर आकर देखो यहाँ पर जुयान क्या कर रहा है। इसलिए वो उसी तरफ आने लगती है, लेकिन तब जुयान अपनी कुछ सुई निकाल कर सीधे यून के गर्दन में ही घुसा देता है, जिस वजह से यून वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। जिसके बाद वो लिन से कहता है हट जाओ यहाँ से, क्योंकि किन्मू यहीं पर आ रही है, अगर उसने देख लिया तो मैं तो पूरा फंस जाऊंगा। तब लिन उससे कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बदले ही यहाँ से मैं हटूंगी। जुयान को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे, लेकिन उसे अभी यहाँ पर बचने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसलिए वो लिन की शर्तों पर मान जाता है कि तुम जो करने के लिए कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस पर लिन कहती है तो ठीक है, अपना वादा याद रखना। और इतना कहने के बाद जैसे कि वो वहाँ पर आने वाली होती है, इससे पहले ही वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब किन्मू उस घर के अंदर आती है जहाँ पर उसे यून किताब पढ़ते हुए दिखाई देता है, साथ ही वहाँ पर जुयान भी था। वो जुयान से कहती है यून ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों। जिस पर जुयान उससे कहता है वो तो यहाँ पर किताब पढ़ने आया है, हो सकता है कि वो तुम्हें किसी किताब के लिए ही बुला रहा हो। साथ ही किन्मू को वहाँ पर यून एक किताब पढ़ते हुए दिखाई देता है जिसके अंदर इमॉर्टल कैसे बने इसके बारे में लिखा हुआ था। ये देखकर तो किन्मू भी हैरान रह जाती है कि आखिर कैसे यून इस तरह की किताब पढ़ रहा है। उसे तो जल्दी इमॉर्टल वगैरह बनने का उतना शौक भी नहीं था। जब से वो यहाँ पर आया है काफी बदल सा चुका है वो। वहीं यून ये सोच रहा होता है कि आखिर जुयान ने मेरे हाथ में कौन सी किताब पकड़ा दी है, मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा, न जाने इसने क्या कर दिया मेरी बॉडी के साथ कि मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। एक बार बस मुझे मौका मिल जाए मैं इसकी सारी करतूत किन्मू को बता दूंगा। तो वहीं जुयान किन्मू को वहाँ से बाहर लेकर आता है और उसे नजारा दिखा रहा होता है जहाँ किन्मू उससे कहती है तुम मेरे फादर को माफ कर देना, उसने तुम्हारे साथ अब तक के जो भी गलत बर्ताव किया उनका इरादा गलत नहीं था। जिस पर जुयान भी कहता है मैंने तो उन्हें कब का माफ कर दिया, मैं तो खुद जानता था कि उनका इरादा गलत नहीं है, वो तो बस मुझे एक अच्छा और पावरफुल कल्टीवेटर बनाना चाहते थे ताकि दुनिया मेरा मजाक ना उड़ाए। जिसके बाद वो उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन तभी किन्मू वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर जुयान कहता है जितना किन्मू शर्माती है उतनी ही ज्यादा अच्छी लगती है। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है जो जुयान से कहती है क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ किन्मू के लिए जगह है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर जुयान कहता है तुमने तो मुझसे अपना काम करवाने के लिए कहा था, बस अपना काम बताओ अब मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पर लिन कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे तो तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना है, वहीं पर तुम्हें मेरा काम करना होगा, हो सकता है कि वो जगह तुम्हारे लिए भी फायदेमंद हो। जिस पर जुयान कहता है हाँ ठीक है मुझे पहले वहाँ ले चलो, उसके बाद ही मैं समझ पाऊंगा कि आखिर वो जगह कौन सी है और वहाँ पर क्या होता है। इसलिए लिन जुयान को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब उसके जाने के बाद यून ये सोच रहा होता है कि ये जुयान तो मेरे सामने किसी और लड़की को सेड्यूस कर रहा था, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वो पूरी ताकत के साथ अपने अंदर लगी हुई सुई को बाहर निकाल कर फेंक देता है। जिसके बाद वो खुद से कहता है बस एक मौका मुझे मिल जाए, मैं जुयान की सारी करतूत किन्मू के सामने लेकर आ जाऊंगा, तब देखता हूँ ये कि मेरे साथ और क्या कर सकता है। इधर लिन जुयान को गार्डन में लेकर आती है और उससे कहती है मेरे पास एक फॉर्मेशन है जिसकी मदद से मैं मिस्टीरियस रेल्म के अंदर जा सकती हूँ। जब भी मुझे शियाओ या फिर अपने सौतेले फादर से बचना होता था तो मैं उसी रेल्म के अंदर चली जाती थी। इस बार मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए क्योंकि मुझे उस रेल्म के अंदर कुछ खास काम है जो कि तुम्हारे अलावा और कोई जल्दी नहीं कर सकता। उस मिस्टीरियस रेल्म के अंदर काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है जो कि तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगी और मेरे लिए भी फायदेमंद, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना चाहती हूँ ताकि हम दोनों का फायदा हो सके और हम उस वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर लेंगे। तभी वहाँ पर फेंग और हुआन भी आ जाते हैं जो जुयान को बताते हैं वो मिस्टीरियस रेल्म बहुत ज्यादा सीक्रेट है। उस मिस्टीरियस रेल्म के अंदर काफी सारे लेजेंडरी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर घोस्ट भी रहते हैं, इसलिए जल्दी कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। तब उन दोनों को देखकर लिन डर जाती है क्योंकि उसने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था। जुयान बताता है इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे दोस्त ही हैं। तब ये सुनकर लिन कहती है ये तो अच्छी बात है, हम सब यहाँ से उस मिस्टीरियस रेल्म के अंदर जाएंगे जिस वजह से हम सबको एक अच्छा सपोर्ट भी मिल जाएगा और जो भी खतरा आएगा उसे हम सब एक साथ लड़ सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाने लगती है ताकि वो उन सभी को वहाँ से मिस्टीरियस रेल्म के अंदर ले जा सके। और जैसे ही पोर्टल बनकर तैयार होता है वो सभी वहाँ से उस मिस्टीरियस रेल्म के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ आने के बाद वो जगह तो काफी ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन जुयान से एक काम करने कहती है और वो काम ये था कि उसे उसके मिस्टीरियस रेल में जाना होगा, जहाँ पर जाकर काफी सारी कीमती चीजें उन्हें मिल सकती है। इससे लिन का भी फायदा हो सकता है, साथ ही साथ जुयान का भी फायदा होगा। साथ ही वहाँ पर वान और फैंग भी आ गए होते हैं, इसलिए वो चारों लोग मिलकर वहाँ से मिस्टीरियस रेल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुयान और बाकियों को देखते हैं जो सभी मिस्टीरियस रेल के अंदर आ गए होते हैं और वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। जुयान लिन से कहता है, क्या तुम सच में इतनी खतरनाक जगह पे आया करती थी अपने फादर और शियाओ से बचने के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। न जाने जगह जगह पर किस तरह के भयानक मॉन्स्टर होंगे। जिस पर लिन कहती है, हाँ मैं यहाँ आया करती थी, लेकिन अभी जहाँ हम खड़े हैं मैंने इससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि मेरे अंदर उसके आगे जाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन आज जब तुम सब मेरे साथ हो तो मेरी हिम्मत बढ़ चुकी है और अब मैं बड़ी ही आसानी के साथ इसके आगे तक भी जा सकती हूँ। तो वहीं पर फैंग को कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ जाता है। वो कहता है, मैं तो ऐसी जगह पर काफी बार आ चुका हूँ, यहाँ पर कोई भूत भी आ गया तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और आज मैं तुम सबको यहाँ से लीड करूंगा। तुम लोग मेरे पीछे ही रहना और मैं ही आगे आगे रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वान तो उसे संभल कर रहने कह रही होती है, लेकिन वो तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो सीधा आंख बंद करके फटाफट आगे बढ़े जा रहा होता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं, आसपास मौजूद कई सारे जहरीले और खतरनाक जुगनू उन्हें देख लेते हैं और उनके ही पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर लिन जुयान से कह रही होती है, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, क्योंकि जब तुमने मुझसे ये पूछा था कि जब मैं शियाओ और अपने फादर से बचकर यहाँ पर आया करती थी तो तुम्हारे चेहरे पे साफ परेशानी देखी जा सकती थी। इसका मतलब ये था कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा चिंता करते हो। लेकिन जुयान उससे कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, इसलिए ज्यादा सोचा मत करो। तभी वहाँ पर वो सारे जुगनू आ जाते हैं जो उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तब ये देखकर फैंग सामने आता है और एक को मारकर उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो बस मामूली से जुगनू ही थे। लेकिन एक के मरने के बाद अब वहाँ पर हजारों की तादाद में जुगनू आ जाते हैं जो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए फैंग वहाँ पर अपने पंखे को घुमाने लगता है और जैसे जैसे वो पंखे को घुमाता, हर पंखे के वार से एक जुगनू मरते जाता है। इसी तरह से वो स्टाइल मारते हुए एक एक करके कई सारे जुगनुओं को वहीं पर मार देता है और थोड़ी देर देखते हुए सारे के सारे जुगनू वहाँ पर मारे जाते हैं। जिसके बाद फैंग सभी से कहता है, कैसा लगा मेरा स्टाइल? मैंने तो अभी शुरुआत ही की है, आगे आगे देखो मैं कैसे सारे खतरों से लड़कर दिखाता हूँ। ये सुनकर बाकी लोग भी उसकी झूठी तारीफ करने लगते हैं ताकि उसे जोश चढ़े और आगे आने वाले खतरों से वो पूरी हिम्मत के साथ लड़े। जिसके बाद सभी दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फैंग तो अनजाने में काफी ज्यादा आगे निकल चुका था, इसलिए वान उसे पीछे देखने कहती है और जैसे वो उसके पीछे देखता है वो एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफी खतरनाक और भयानक दिखाई दे रही मूर्तियां होती है। ये देखकर तो फैंग के पसीने छूट जाते हैं और वो चारों तरफ चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैंने भूत देख लिया, कोई मुझे बचा लो। ये देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि अभी तो तुम काफी ज्यादा हीरो बने फिर रहे थे, लेकिन अचानक में ही सारी हवा निकल गई। तब फैंग जैसे ही उन मूर्तियों को देखता है वो एकदम हैरान रह जाता है। उसे सबके नाम भी मालूम थे। वो बाकियों को बताता है कि ये मूर्तियां तो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स की है। ये सारे कल्टीवेटर अपने अपने टाइम पर हजारों हजारों माइल्स के टेरिटरी पे कब्जा करके रखे थे, क्योंकि उनकी पावर से इतनी ज्यादा थी कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि इनसे फाइट कर सके। इनका मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता था। तो आखिर न जाने उनकी मूर्तियां यहाँ पर क्या कर रही है। कहीं ये मूर्तियां ना होकर कुछ और तो नहीं हो सकता है कि उनकी बॉडी या उनकी पावर्स को यहाँ पर छुपा कर रख दिया गया हो। अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है, हम इनकी पावर्स को निकाल लेंगे, साथ ही इनके पास से हमें कुछ कीमती चीजें भी मिल सकती है। वही ये चीज सोचकर तो जुयान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि जब ये लोग इतने ज्यादा ही पावरफुल थे तो आखिर उन्हें यहाँ पर कैसे लेकर आ गया और यहाँ पर आने के बाद वो मर कैसे गए। उन्हें तो सबसे फाइट करनी चाहिए थी और इस सारी जगह पर भी अपना कब्जा कर लेना चाहिए था, पर आखिर उनसे भी ज्यादा पावरफुल कौन सी शक्ति यहाँ पर हो सकती है जिसने इन्हें ही मार दिया। मुझे तो ये जगह काफी खतरनाक दिखाई दे रही है, हमें यहाँ से पहले आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना हो सकता है कि हम किसी भारी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले से ये जगह ठीक नहीं लग रही। पर फैंग को तो काफी ज्यादा जोश चढ़ा हुआ था। वो उन मूर्तियों के पास आ जाता है और उनकी बॉडी से कुछ कीमती चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे वो उनकी बॉडी को हाथ लगाता है वो पूरी की पूरी बॉडी अचानक में ही टूटने लगती है और उसके अंदर से जितनी भी पावर्स बची थी वो सभी बाहर आने लगती है। ये देखकर तो फैंग के पसीने छूट जाते हैं। वो एकदम घबरा ही जाता है कि आखिर ये क्या था। वान कहती है, लगता है तुमने उनकी बॉडी को दोबारा से जिंदा कर दिया और अब उनकी बॉडी से उनकी जितनी भी पावर्स थी वो सारी बाहर निकल कर आ चुकी है, जो हमें ही अपना दुश्मन समझ रही है, इसलिए वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तुमने तो बेवकूफी में
ही बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद वो पावर जैसे ही फैंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, इससे पहले ही हुआन वहां पर आ जाती है, जो उसके ऊपर अटैक करके फैंग को बचा लेती है। लेकिन अब देखते ही देखते वहां पर जितने भी पावरफुल लोग थे उन सभी की मूर्तियां टूटने लगती है और उसके अंदर से उनकी पावर्स बाहर आना शुरू हो जाती है, जो एक के बाद एक करके जुयान और बाकियों पर अटैक करने उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब इस चीज को देखकर हुआन को समझ आ जाता है कि इनका मुकाबला इतनी आसानी से तो नहीं किया जा सकता, इसलिए वो सभी को वहां से भाग जाने कहती है। ये देखकर सारे लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पावर्स भी उन्हीं का पीछा कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने जुयान और बाकियों को अपना दुश्मन समझ लिया था और अब वो पूरी ताकत से उनके ऊपर अटैक किए जा रही होती है ताकि इन्हें खत्म कर सके। इसी चीज में फैंग भी फंस जाता है, लेकिन तब हुआन अपने चाबुक से उसे पकड़कर अपने पास लेकर आ जाती है, जिस वजह से फैंग बच जाता है और फिर वो सभी दोबारा से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे से वो पावर्स लिन के ऊपर अटैक करके उसे वहां से नीचे गिरा देती है और जैसे उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करते हुए उसका खेल खत्म करने वाली होती है कि इससे पहले ही जुयान अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे वो एक अटैक करता है उनमें से एक वॉरियर की पावर वहीं पर खत्म हो जाती है। ये देखकर तो जुयान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि हो ना हो अब मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की पावर्स को खत्म कर सकता हूँ। साथ ही वो बाकियों को भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने कहता है ताकि उनकी मदद से वो जितने भी बाकी वॉरियर्स की पावर्स हैं उन्हें भी खत्म कर सके। लेकिन बाकी उसे जवाब देते हैं कि तुम तो हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हारी पावर की मदद से ये सब खत्म हो गए, लेकिन हमारे पास तो तुम्हारी जितनी पावर का नाम बराबर भी नहीं है, इसलिए हम इन्हें नहीं खत्म कर सकते, तुम्हें ही हमें बचाना होगा। ये सुनकर जुयान हैरान रह जाता है कि अब वो क्या करे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तब उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वो वहां पर अपने रीइंकार्नेशन बाउल को निकाल लेता है ताकि उसकी मदद से एक खतरनाक शील्ड बनाते हुए वो अपने सारे दोस्तों को बचा सके और साथ ही साथ वो उन वॉरियर की पावर्स को भी खत्म कर देगा। जिसके बाद वो रीइंकार्नेशन बाउल की मदद से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक शील्ड बना देता है, जिसके अंदर जुयान अपनी पावर्स को मिलाते हुए बहुत ज्यादा ऑरा बाहर फेंकने लगता है और जैसे ही वो ऑरा उन वॉरियर्स की पावर्स को लगता है एक एक करके वो सभी खत्म होने लगते हैं, जिस वजह से जुयान और बाकी सभी की जान बच जाती है। ये देखकर सभी की सांस में सांस आती है कि अब तो हम बच गए। तभी उन वॉरियर्स की पावर खत्म होने के बाद जुयान को वहां पर एक ब्लड ड्रॉप दिखाई देता है। ये देखकर वो हैरान था कि आखिर ये ब्लड ड्रॉप क्या हो सकता है, लेकिन जैसे ही फैंग उस ब्लड ड्रॉप को देखता है वो कहता है ये तो युआन जुई है, लेकिन आखिर ये चीज क्या थी इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान और बाकी वहां से मिस्टीरियस रेल्म के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां आने के बाद उन्हें कुछ वॉरियर्स दिखाई देते हैं जिन्हें यहाँ पर मार दिया गया था। लेकिन तभी उन वॉरियर की सोल निकलकर उन सभी का पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन वॉरियर की सोल को लग रहा था कि ये लोग सारे दुश्मन हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए जुयान वहां पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, अपने रीइंकार्नेशन बाउल की मदद से एक शील्ड बनाते हुए उन्हें वहां से दूर भगा देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक सोल के मरने के बाद जुयान को उसके अंदर से एक ब्लड ड्रॉप मिला होता है। ये देखकर फैंग और हुआन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड ड्रॉप बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है और इनकी मदद से बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू भी कर लिया जा सकता है। वो जुयान से वो ब्लड ड्रॉप मांगते हैं ताकि उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन जुयान उन्हें वो ब्लड ड्रॉप देने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है लिन हमें यहाँ पर लेकर आई है, इसलिए इस ब्लड ड्रॉप पर उसी का हक बनता है। जिसके बाद वो उसी को ब्लड ड्रॉप दे देता है ताकि उसे कंज्यूम करके वो अपनी पावर्स बढ़ा सके। तब फैंग सभी से कहता है देखो आगे और भी कितनी सारी सोल है, हम उन्हें भी खत्म करके कई सारे ब्लड ड्रॉप हासिल कर सकते हैं, इसलिए चलो उन्हें मारा जाए। वहीं पर लिन जैसे उस ब्लड ड्रॉप की पावर्स को अपने अंदर समा लेती है, उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जहाँ वो अब 4th लेवल पर थी उसी से ब्रेक थ्रू करके वो 5th लेवल पर पहुंच गई होती है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर जुयान और बाकी सोल्स को मारने उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन हुआन और फैंग कहते हैं हमारे पास तो तुम्हारी जितनी पावर्स है ही नहीं, तो हम उन्हें कैसे मारेंगे। इसलिए जुयान उन दोनों को अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स दे देता है, जिसकी मदद से अब सभी मिलकर उन सोल्स को मारना शुरू कर देते हैं। और इस चीज में लिन भी उनका साथ देती है, क्योंकि उसकी पावर्स भी अभी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं लिन उन सोल को मारते हुए जैसे उनके बीच में घिर जाती है, वान वहां पर आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो सभी दोबारा से सारी सोल्स को मारना शुरू कर देते हैं। जुयान तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को एकदम जोरदार तरीके से जमीन पे मारता है, आसपास जितनी भी सोल होती है वो सारी की सारी खत्म हो
जाती है और उनके खत्म होते ही उनके अंदर का सारा ब्लड ड्रॉप उन्हें मिल जाता है। जिसके बाद जुयान हुआन और फैंग से ब्लड ड्रॉप बांटना शुरू कर देता है और इसमें वो कहता है एक तेरा है और एक मेरा है, लेकिन वो बिल्कुल चीटिंग कर रहा था। यहाँ पर अगली बार देने के टाइम वो उन्हें तो एक ही देता लेकिन खुद दो रख लेता और ऐसे वो आगे करते जाता है, जिस वजह से हुआन और फैंग के पास तो थोड़े ब्लड ड्रॉप आते हैं, बाकी सारे के सारे जुयान के पास आ जाते हैं। फैंग उससे कहता है ये तो चीटिंग है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसे चीटिंग करना सही बात नहीं है। लेकिन जुयान कहता है तुम लोगों के पास तो पावर्स भी नहीं थी, बल्कि मैंने ही तुम्हें पावर्स दी जिससे तुम उन वॉरियर से लड़ पाए, इसलिए ज्यादा क्रेडिट तो मेरा ही जाता है। यही वजह है कि मैंने इतने सारे ब्लड ड्रॉप ले लिए। इसमें हुआन कहती है अगर तुम्हें इतना ही लालच है तो ठीक है, हमारा भी ब्लड ड्रॉप तुम ही रख लो, हम आगे चलकर दूसरे ट्रेजर ढूंढते हैं, हो सकता है यहाँ पर और भी काफी अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल जाएं। इसलिए वो सभी दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और भी अच्छे अच्छे ट्रेजर की तलाश में। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सील दिखाई देता है जो कि बंद था, और जैसे वो लोग उस सील के पास आते हैं वो सील अपने आप ही खुल जाता है। इसलिए वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ आने के बाद वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। एक बहुत ही बड़ा चांद उनके काफी नजदीक आ गया होता है। ये देखकर तो एकदम हैरान थे। तब उन्हें नदी के दूसरी तरफ एक छोटे पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके आसपास काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। हुआन बताती है ये तो दाओ जोंग है, दाओ सेक्ट का लीडर। ये आज से 6000 साल पहले ही मर गया था, क्योंकि इसके ऊपर दो खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। और आज भी इसका हाथ दो तरफ इशारा करता है, और जहाँ इसका हाथ इशारा करता है वो जगह जमीन और वही चांद है जो हमें काफी नजदीक दिखाई दे रहा है। और उसके इशारा करने का मतलब ये है कि एक जमीन के अंदर और एक उस चांद के अंदर दो काफी खतरनाक मॉन्स्टर छुपे हुए हैं, जिसने ही उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर दिया था। लेकिन तब भी आज उसे मरे 6000 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अब भी पावर्स मौजूद है और वो इतना खतरनाक फॉर्मेशन बनाए हुए हैं ताकि वो मॉन्स्टर आकर उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय ना कर दे। ये सुनकर तो सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। जुयान कहता है 6000 साल बीत चुके हैं, लेकिन तब भी इनकी बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी भी जिंदा हो। तभी दाओ जोंग की बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसके उंगली में लगी अंगूठी सीधा वहाँ से जुयान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर फैंग और हुआन भागते हुए उस अंगूठी के पास जाते हैं ताकि उसे छीन सके, क्योंकि वो अंगूठी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उनके हाथ वो अंगूठी लगते ही नहीं, तो जैसे ही उसे पकड़ते हैं अपने आप वो अंगूठी वहाँ से गायब हो जाती है और वो अंगूठी सीधा भागते हुए जुयान की उंगली में आकर फंस जाती है। ये देखकर तो जुयान भी हैरान था कि आखिर ये अंगूठी सीधा भागते हुए मेरी ही उंगली के अंदर कैसे आ गई। फैंग और हुआन उससे कहते हैं हम दोनों तो अच्छे दोस्त है ना, लाओ हमें वो अंगूठी वापस कर दो, हमें उस अंगूठी की जरूरत है, तुमने तो पहले इतने सारे ब्लड ड्रॉप ले लिए। लेकिन जुयान तो सारी चीजों से हैरान था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अंगूठी मेरे पास कैसे आ गई। तभी वहाँ पर वो चांद उनके काफी करीब आ जाता है, जिसके अंदर से वही भयानक मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है जिसने दाओ जोंग की जान ली थी। साथ ही उस चांद के अंदर से आग की बारिश हो रही होती है, इसलिए वो सभी उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सारी जगह तहस नहस होने वाली थी। जुयान लिन से कहता है जल्दी से यहाँ पर अपना पोर्टल बनाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना ये मॉन्स्टर तो हमारी जान ही ले लेगा। लेकिन लिन कहती है मैं ऐसे हड़बड़ाहट में पोर्टल नहीं बना सकती, हमें पहले थोड़ा शांत होना पड़ेगा। इसलिए जुयान अपने रिइंकार्नेशन बाउल की मदद से वहाँ पर एक शील्ड बनाता है, और जैसे सारी चीजें थोड़ी देर के लिए शांत होती है, लिन वहाँ पर अपना पोर्टल बना देती है और उस पोर्टल की मदद से सारे के सारे लोगों को वहाँ से ले आती है। और अब सभी रियल वर्ल्ड में पहुंच चुके थे, जहाँ वो शी फैमिली के लीडर के घर के पास होते हैं। तब हुआन जुयान से कहती है तुम्हें सावधान रहने की भी जरूरत है, हो सकता है कि वो मॉन्स्टर सील तोड़कर यहाँ पर आ जाए। साथ ही मैं तुम्हें एक एडवाइस भी देना चाहती हूँ, जब भी तुम्हारा इस सिटी से जाने का मन हो तो तुम सबसे पहले दाओ सेट के अंदर जाना। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा और दाओ जोंग का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसलिए उसने तुम्हें वो अंगूठी भी दी। ये सुनकर जुयान भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद दाओ जोंग के बारे में पहली बार ही सुना था कि आखिर दाओ जोंग है कौन। लेकिन तब हुआन और कुछ ज्यादा ना बताए हुए वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद जुयान फैंग से कहता है हुआन तो यहाँ से चली गई, तो तुम नहीं जाने वाले हो क्या? तब फैंग बताता है मैं आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने काफी टाइम से शराब नहीं पी है, मैं जा रहा हूँ थोड़ी शराब पीने के लिए, उसके बाद थोड़ा आराम करूंगा और फिर कल यहाँ से निकल जाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद जुयान लिन से कहता है अब तुम बताओ कि तुम भी जाने वाली हो या फिर नहीं। तब ये सुनकर लिन कहती है कैसी बात कर रहे हो तुम, अब तो मैं बेघर हो चुकी हूँ, तो जाऊंगी कहाँ पर मैं। तब ये सुनकर जुयान उसे अपने साथ चलने कहता है, ताकि कोई छोटी मोटी जगह देखकर वो उसे वहाँ पर रख सके। लेकिन इन दोनों को साथ में दोबारा से यून देख लेता है और कहता है देख लेना जुयान, मैं अपनी बहन के सामने तुम्हें फंसा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी वो बेचारा पेड़ से सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। साथ ही हम चांद को भी देखते
देखते हैं जिसके अंदर से लाल कलर का धुआं बाहर निकल रहा था, यानी कि हो सकता है वो मॉन्स्टर इस दुनिया में भी आ जाए। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।